क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री जो है वो रासायनिक भाषा है जीवन की, और ये इसे हम आधार बना के अध्ययन कर सकते हैं किस प्रकार से शरीर कार्य करता है कोशिकीय और आणविक स्तर पे। कई सारे रोगों का निदान अब तक खोज लिया जा चुका है, पर जैसे जैसे नए निदान प्राप्त होते हैं तो नए रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिनके लिए पुनः अध्ययन चलता जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नए रोगों के निदान के लिए अध्ययन निरंतर चलता रहे। कई सारे जैव रासायनिक प्रॉब्लम्स का अध्ययन करके उनका निदान खोजा गया, जैसे प्रोटीन संश्लेषण, विटामिन का अध्ययन, एंजाइम्स की और ऊर्जा स्थानांतरण न्याय, इनको कोशिकीय, आणविक और वंशानुगत स्तर पर इनका अध्ययन किया गया। किस प्रकार से चयापचय का नियंत्रण होता है, कैसे सारे जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया गया। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जो है वो लैब एनालिसिस पर निर्भर करती है, जिसमें शारीरिक द्रव जैसे रक्त है, मूत्र है, CSF है, इनका अध्ययन किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि सामान्य मान से जब कोई भी घटक की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है तो वो हमें बताता है कि कोई शरीर में कोई अंग रोगग्रस्त है, क्योंकि जो रोगग्रस्त होगा वहाँ कोशिकाओं की क्षति होगी और उसके घटक रक्त में आकर रक्त में उनका मान बढ़ा देंगे। इसलिए उनका अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा शरीर का अंग रोगग्रस्त है। उदाहरण के लिए रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मान 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और मूत्र में ग्लूकोज अनुपस्थित रहता है। पर पैथोलॉजिकल परिस्थिति में जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस में रक्त में ग्लूकोज का मान बढ़ जाता है और इसका यदि निदान ना किया जाए तो ये मूत्र द्वारा भी उत्सर्जित होने लगता है। जब रक्त में अधिक होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया, जब मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता है तो ग्लाइकोसूरिया। तो विभिन्न प्रकार के रक्त के परीक्षण और मूत्र के परीक्षण किए जाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें कौन कौन से घटक उपस्थित हैं। ग्लूकोज के अतिरिक्त अन्य घटक जिनका मापन किया जाता है रक्त में वो हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, यूरिया, बिलिरुबिन, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, क्रिएटिनिन इत्यादि। इन सब को अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कि इनका मान रक्त में कितना उपस्थित है। इसी प्रकार से अकार्यात्मक प्लाज्मा एंजाइम्स जो है वो भी रोग अवस्था के बारे में बताती हैं। ये प्राय रक्त में उपस्थित नहीं होती हैं, पर जिस अंग में ये उपस्थित होती हैं यदि वो रोगग्रस्त हो जाता है तो इन एंजाइम्स का मान रक्त में बढ़ जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये अंग रोगग्रस्त है। जैसे कि हार्ट अटैक में LDH, SGOT और क्रिएटिनिन काइनेज का मान बढ़ जाता है रक्त में। इससे हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आया है। यकृत रोग में SGOT और SGPT का मान बढ़ता है। पैनक्रियाटिक रोग में अमाइलेज और लाइपेज इत्यादि का मान बढ़ जाता है। फिर पोषण एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि अब यदि मनुष्य जो है संतुलित आहार नहीं ले रहा और सही पोषक तत्व सही मान में नहीं ले रहा है तो किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहेगा और उस पोषक तत्व की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसकी कमी के लक्षण देखेंगे। उदाहरण के लिए विटामिन की कमी होती है तो वसा विलय विटामिन या जल विलय विटामिन से रोगग्रस्त हो जाता है मनुष्य। उदाहरण के लिए जैसे विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन K की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जल विलय विटामिन की कमी से स्कर्वी, पिलैग्रा, बेरी इत्यादि इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनका अध्ययन करके हमें विटामिन के महत्व के बारे में पता चला। इसी तरह से प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाने से क्वाशोका और मैरास्मस नामक रोग होते हैं। यदि मिनरल्स की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी से गोइटर, आयरन की कमी से अनीमिया और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो इसलिए पोषक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी डॉक्टर या फिजिशियन ऐसे सिम्टम्स देखकर रोगी में और उसके बाद वो परीक्षण करता है और फिर डायग्नोज कर देता है कि व्यक्ति किस कुपोषण से ग्रस्त है। फिर विटामिन और हार्मोन्स को शुद्ध अवस्था में उपयोग में लाया जाता है किसी भी रोग के निदान के लिए। कई सारे चयापचयी प्रक्रम हैं जो निरंतर शरीर में चलते रहते हैं। यदि उनमें कोई भी परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है।
इनमें से कई सारे वंशानुगत रोग होते हैं, इन्हें इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सिस्टीन का चयापचय नहीं कर पा रहा है और उसके मूत्र में सिस्टीन उपस्थित है तो उसे सिस्टीन्यूरिया कहते हैं। ये सिस्टीन का चयापचय नहीं कर पाता है जिसके कारण सिस्टीन का मान रक्त में बढ़ने लगता है और ऊतकों में वो एकत्रित संग्रहित होने लगता है, जिससे रोग अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से पेटोसूरिया इत्यादि भी वंशानुगत रोग हैं। फिर संक्रामक रोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया का अध्ययन करके। यदि कोई संक्रामक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है तो उसके विरुद्ध प्रतिबिंब बनेंगे जिनकी सांद्रता नाप का हम उस संक्रामक पदार्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। यही आधार होता है टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए। फिर हमारे शरीर में हार्मोन्स जो है विभिन्न शारीरिक कार्यों को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनमें सामंजस्य बनाए रखते हैं। यदि असामान्य मात्रा में यह हार्मोन उत्पादित होते हैं तो संश्लेषित होते हैं या स्रावित होते हैं तो भी रोगग्रस्त हो जाता है मनुष्य। उदाहरण के लिए वृद्धि हार्मोन यदि बच्चों में यह अत्यधिक स्रावित होता है तो जाइगैंटिज्म हो जाता है और कम मात्रा में स्रावित होता है तो डॉर्फिज्म हो जाता है। और यदि ये बड़ों में वयस्कों में अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो एक्रोमेगाली नाम का रोग होता है। इसके अतिरिक्त आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, कुशिंग्स सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज, ये सब हार्मोन के डिरेंज्ड वैल्यू के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। मूत्र का विश्लेषण करके हम कई रोगों के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। यदि मूत्र में बिलीरुबिन उपस्थित है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। यदि मूत्र में रक्त उपस्थित है तो व्यक्ति नेफ्राइटिस या पोस्ट रीनल हैमरेज से ग्रस्त है। इसी प्रकार से पाचक जठर तंत्रिका के रोग जैसे पाचक डिसऑर्डर्स हैं उनका हम गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस करके या मल विश्लेषण करके उन रोगों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए पेप्टिक अल्सर्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस इत्यादि का रोगों का अध्ययन कर सकते हैं। यदि रक्त में बिलीरुबिन अधिक मात्रा में बढ़ जा रहा है, पित्तवर्णक अधिक मात्रा में बढ़ जा रहे हैं तो जॉन्डिस नाम का रोग उत्पन्न होता है। कई सारे अंग परीक्षण किए जाते हैं जैसे थायराइड का है, लिवर का है, ब्रिक का है और इनके द्वारा हम रोग अवस्थाओं के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है शरीर शारीरिक कार्यकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें समान मान मालूम है तो उससे अधिक या कम परिस्थिति में रोग अवस्था होगी, उसे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। तो हम किसी भी द्रव का या ऊतक का रासायनिक संगठन और उसके कार्यों का अध्ययन करके रोग परिस्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो उन परिस्थितियों से संबंधित है जो बैक्टीरिया के कारण परिवर्तन शरीर में आता है। ये सहायक होता है नई वैक्सीन्स बनाने के लिए, एंटीटॉक्सिन्स बनाने के लिए इत्यादि। फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो नई दवाई बनाने में सहायता करता है क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ये देखता है कि ये दवाई किस पदार्थ पे जाकर कार्य कर रही है और किस प्रकार से उसे सामान्य मान में ला रही है। फिर क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी के द्वारा हम विभिन्न रोग अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इनके लिए जिन एंजाइम्स का उपयोग करते हैं वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, LDH, GOT इत्यादि हैं। रेडियो इम्यूनो ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे के द्वारा हम प्रतिजन प्रतिबिंब क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जीनोबायोटिक्स के द्वारा शरीर से हानिकारक पदार्थ कैसे उत्सर्जित हो उनका अध्ययन करते हैं। और आजकल दवाइयों के क्षेत्र में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि इंसुलिन इत्यादि का उत्पादन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। और आजकल नए रोगों की निदान की खोज इसी स्तर पे हो रही है।